तो मैंने बात कर रहा था उस विषय पर जिसके द्वारा हमारे व्यक्तित्व निर्माण, हमारी आचरण, हमारा चरित्र और हमारा जीवन सब कुछ निर्धारित कर सकते हैं और हमारे जीवन की एक दिशा देने में हम स्वयं अपने आप के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य के संबंधित विषयों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका जिस विशेष सूक्ष्म अंग का होता है हमारे शरीर में, उसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। तो इस अवचेतन मन के विषय में काफ़ी हम सुने होंगे, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अगर हमारे मस्तिष्क को बीच में मैंने अपना ग्रुप में भी एक बार बीच में से 10-15 दिन पहले शेयर किया था, हमारे ब्रेन को कैसे विभाजित कर सकते हैं और इसमें राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, एक बार उसको भी देख लेंगे। तो हमारे मस्तिष्क को टोटली हम विभाजित अगर 5 भागों में करते हैं तो कहा जाता है 4.5 भाग जो है केवल और केवल हमारा सबकॉन्शियस माइंड का ही अधीन होता है। मात्र आधा भाग जो है 5 भागों में वो हमारी कॉन्शियस माइंड के अंतर्गत आती है, माने चेतन मन के अंतर्गत। इस आधार पर हम समझ सकते हैं हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करने में हमारी सबकॉन्शियस माइंड का भूमिका, सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका क्या होती है, क्या हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हमारी लेफ्ट ब्रेन, और विशेष करके 2 भागों में ब्रेन को बांटा जाता है, हमारी लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो है तार्किक, तर्क वितर्क, गणित, इन जैसा विषयों के संबंधित विषयों में सक्रिय भूमिका में रहती है, और हमारी राइट ब्रेन जो है कलाएं, भावनाएं, आनंद, खुशियाँ जैसे भावनात्मक पहलुओं को देखती है। तो हमारी जीवन जो है इन भावनाओं के ऊपर और विचारों पर आधारित हुआ करती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ये कहती है लगभग 90% बीमारियों का जड़ जो होता है हमारा मन होता है, और विशेष करके मन के अंतर्गत हमारे अवचेतन मन की भूमिका नगण्य होता है। तो चेतन मन और अवचेतन मन के बीच भेद है क्या? दोनों भी तो मन ही है, विभाजित तो हम ही लोगों ने कर रहे हैं, लेकिन इसका भेद को समझेंगे कैसे? इस विषय पर भी आप चर्चा करते हुए और उस सबकॉन्शियस माइंड के पावर से हम अपना जीवन को कैसा परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मैंने जितनी अपने जीवन में जितनी समस्याओं को भोगा है, जितने समस्याओं का सामना किया है, मैं ये नहीं कहता कोई और देखे नहीं होंगे, लेकिन कई वर्षों से मैंने एक समस्या से डूबते डूबते, निकलते निकलते, लड़ते लड़ते, केवल और केवल चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, हर विषय पे आर्थिक रूप से लेकर के प्रत्येक विषय में इस सबकॉन्शियस माइंड का रोल को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ, जो उसी के बल पर मैंने आज, साहब मेरे पास कुछ रहे ना रहे, मेरे पास लोग रहे ना रहेगी, मेरे सैकड़ों लोग मेरे पास रहे, मेरे साथ में मैं अकेला रहूं, तो भी मैंने बिना डिगे, बिना डरे मैं अपने कार्य को करने में लिए हमेशा अपने आप को साबित करने में लगा रहता हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का विषय है। ऐसे कई विभूतियाँ हमारे इस समाज में मिलेंगे जो अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर के माध्यम से जिंदगी में या जीवन में सर्वोच्च शिखर तक पहुँच चुके हैं। इस पावर को हमें समझना होगा। एक बार हमें अगर सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ लेते हैं, हम अपने व्यक्तित्व को बदलना बहुत सरल हो जाता है। तो इस विषय को हम समझने के लिए और कुछ चर्चाएं अभी करेंगे जो मेरे हिसाब से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होना चाहिए, और मेरे पास जितनी भी थोड़ा बहुत जानकारी है उतने में मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये ना समझे कि मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, बहुत विवेकशील हूँ, बहुत जानकारियाँ रखता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने एक क्षेत्र में हो सकता है मेरा थोड़ा सा जानकारी हो, आप लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में
अपने अपने लेवल पे बहुत बेहतरीन काम करने वाले, हर कोई अपने अपने क्षेत्र के महारथी हासिल करने वाले होते हैं। तो इसके लिए मैंने सबको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि हर कोई अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल किए हैं, कुछ ना कुछ आज कर भी रहे हैं, और कुछ लोग अपने अपने जीवन की साधना में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब सबको शुभकामनाएं। आगे वाला भविष्य हम सबका मानसिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर उज्जवल हो, स्वास्थ्य के स्तर पर हो, अव्वल दर्जे का हो। हम इस समाज में लोगों के लिए एक आइकॉन बने, एक आदर्श के रूप में बने। हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ का लीडर बनना है हर व्यक्ति को, चाहे विचारों से हो, चाहे वो अपना अपना व्यवहार से हो। इस पर हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड बात होती है। अब सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को समझेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने के लिए देखिए, और इस सबकॉन्शियस माइंड को उपयोग करना कैसे वो भी बताते हैं बाद में, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को पहचानेंगे कैसे? जैसा आप मान के चलिए, नींद में जा रहे हैं, आप सोने जा रहे हैं, धीरे धीरे गहरी नींद में प्रवेश कर जाते हैं। बहुत गहरी नींद में प्रवेश करने से पहले एक स्थिति से हमें गुजरना होता है। जैसे आपके आंखें खुलती नहीं, आंखें खोलने का मन नहीं करता, एक नई नींद जैसा एहसास होने लगता है, शरीर पूरा सुषुप्त अवस्था में रहती है, एक रिलैक्स्ड का स्थिति में हम रहते हैं। सारे विषयों का बोध होता रहता है, कई हलचल हो रही है, कोई बोल रहे हैं, हल्का फुल्का कुछ सुनाई देता है, सारे समझ बनती है, लेकिन आंखें नहीं खोल सकते आप। ये नींद अब निद्रा और चेतनावस्था के बीच का स्थिति है। तो यहाँ पर हमारे चेतन मन निद्रावस्था में पहुँच चुका होता है, लेकिन हमारी अवचेतन मन जागृत अवस्था में रहती है। तब उस समय हमारे संबंध और ये सारी व्यवस्था, विधियों का, व्यवस्थाओं का जो बोध जो है सबकॉन्शियस माइंड को होता है, जिसके माध्यम से हमको स्फुरण में आते रहते छोटी छोटी चीज़ें जो घटित होता जा रहा है। जैसे योग निद्रा जो करते हैं योगाभ्यासी, हमारे योग साधिका साधकों ने जो है, उनको भी पता होता है, जब अपने एक ट्रांस में लेकर जाते हैं योग निद्रा के अंतिम स्थिति में, तो उस समय यही स्थिति निर्मित होती है। तो हमें अब समझ में आता है, अब सब कुछ कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, बातें सुनाई दे रही है, बोल रहे हैं, लेकिन आपको हलचल करने का मन नहीं करेगा। ऐसा पल भर में ऐसे छोड़ देंगे, अपनी गहरी नींद में भी पहुंच सकते हैं। ये है सबकॉन्शियस माइंड। ये जो है अद्भुत परिणाम हमको जीवन में दे सकती है। और यही स्थिति जब सुबह सुबह नींद खुलती है, बिस्तर से उतरने का मन नहीं करता, तब भी हल्का सा बोध होते रहता है सारे विषयों का। सभी म्यूट रख लीजिए, सभी अपना मोबाइल को, है ना। तो उस समय हमें बोध होता रहता है, पता चलता रहता है कुछ हो रहा है, नींद खुल रहा है, लेकिन पूरी तरह नींद नहीं खुलता। ये भी सबकॉन्शियस माइंड जागृत अवस्था में रहने का अवसर है। इन समयों को, सुबह का, रात का समय को इस्तेमाल करके भी व्यक्ति अपने आप को बहुत ही बेहतरीन बना जा सकता है। तो सबकॉन्शियस माइंड कैसे हम पर अपना आधिपत्य चलाती है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारे स्वास्थ्य पर अपना शासन चलाता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारे जीवन पर अपना आधिपत्य बना के रखता है, कैसे हम माइंड के लिए गुलाम बनते हैं, इन सारी चीज़ों को भी समझना होगा। एक एग्जाम्पल के मैं बता दूं, यदि मान के चलिए हमारी बगीचा है, एक बगीचा है, हर घर में कुछ ना कुछ थोड़ा छोटी मोटी बगीचा हुआ करती है आज के डेट में। तो उस बगीचा में आप लोगों ने कौन कौन से पौधे लगाए होंगे? कोई गुलाब के लगाए होंगे, तुलसी का तो रहता ही है हर घर में, कोई गेंदा फूल का लगाएंगे, कोई गुड़हल का लगाएंगे, अलग अलग फूलों का पौधा लगाएंगे, और उसके लिए बीज बो के पौधों की तैयारी करते हैं, कोई फलों का लगाते हैं। तो जो फलदायी है और पुष्पों को देती है, एक आह्लादित वातावरण का निर्माण करता है, हमें सुकून देता है, स्वास्थ्य देता है, ऐसे पौधों को हम लगाने का प्रयास करते हैं, वैसे बीजों को बोने का प्रयास करते हैं। क्या आप लोगों में कोई भी ऐसा है जो गांजे का पौधा बोया हो अपने बगीचे में? कोई बोया है ऐसा? नहीं बोएंगे। क्यों? हम गांजा चाहते ही नहीं, क्योंकि नशीला पदार्थ है, वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, रोजमर्रा जीवन में उसका उपयोग होता नहीं है, सिर्फ नशेड़ियों को छोड़कर।
तो हमने गांजे का पौधा लगाएंगे नहीं। हम घर का राशन लाते समय कोई ऐसा परिवार होगा महीने में एक बार फिर दारू का बोतलों का लिस्ट भी बना ले, 10-12 बॉटल महीना भर में लिख के सीधा अपना घर में रख ले। बहुत अपवाद रूप से कहीं कहीं हो सकते हैं, वो अलग विषय है। हम लोगों में तो कोई शायद ही होंगे उतना अविवेकशीलता के साथ, होते ही नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो हम उसको दूर रखते हैं। तो वैसा ही हमारे विचारों में के विषय में भी होता है। जब हमारा मस्तिष्क एक खुली बगीचा है, उसमें जो बीज बोएंगे वही बीज आपको आगे चलकर पौधे बनेंगे, वृक्ष बनेंगे, महावृक्ष भी बन सकता है। यदि जैसे हमें तुलसी का पौधा बोएंगे तो तुलसी का बीज मिलेगी, तुलसी का औषधीय गुण मिलेंगी, और गांजा बोने से गांजा के गुण मिलेंगे। तो हम गांजा तो लगाते ही नहीं, तुलसी क्यों लगाते हैं? हम स्वास्थ्य को चाहते हैं, पवित्रता को चाहते हैं। तो वैसा ही हमारे विचार कैसा हो, क्या हम पवित्र विचारों को स्थापित करना चाहते हैं, तो गलत विचारों को स्थापित करना चाहते हैं, नकारात्मक विचारों को स्थापित करना चाहेंगे, या फिर सकारात्मक विचार को स्थापित करना चाहेंगे। जैसे विचारों का बीज हम बोएंगे, वैसा ही हमारी संस्कार, वैसा ही हमारे व्यवहार, वैसा ही हमारे जीवन निर्धारित हो जाती है। युवावस्था में जब बच्चे अच्छे संस्कारवान मित्रों के संगति में पहुंचते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, उनका संस्कार कई गुना अधिक हो जाता है। वही अगर कोई नशीला पदार्थों के उपयोग करने वाला, कोई शराब पीने वाला, वैसा मित्रगण मिल जाती है, वो जीवन भर शराब भी पीता रहता है। ऐसे भी हम देखे होंगे। तो ये चीज़ें जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही संस्कार बनती है, और वो संस्कार उनको लिए साधारण हो जाती है। घर में दारू पीना साधारण है उनके लिए। सुखपाल कौर को बोलिए सर बंद करने के लिए। हाँ, सुखपाल कौर को बोलिए बंद करने के लिए उसका वो स्पीकर सबका जो म्यूट कर दीजिए, किसी का भी है अभी फिलहाल स्पीकर चालू ना रखें तो फिर बाहर आवाज़ आती है। ओके, सब अपना अपना स्पीकर थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। तो हम जैसे विचार बोते हैं वैसा हमारी चरित्र, हमारे व्यवहार, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो ये चीज़ होता कैसा है? जब हमने विचार बो देते हैं तुरंत हो जाता है, कैसा हो रहा है? इसका इतना पावर कैसे है? देखिए, अब हमने देखा है, अब इसको मैंने दिखाया, एक डायरी है, एक क्या है, एक डायरी रखा हुआ है। अब आपने देख लिया मेरे हाथ में डायरी है, आंखें बंद कर लीजिए पल भर के लिए। अब आंखें खोलिए। मैंने अब कहा ये लीजिए मेरे हाथ में डायरी रखा हुआ है, क्या आप मानोगे? कोई मानेंगे ये डायरी है? बताइए, कोई मानेंगे डायरी है ये? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, इसको एक डायरी है, अभी मैं स्वयं कह रहा हूँ डायरी है, मेरे हाथ में रखा हूँ। डायरी नहीं, क्यों नहीं? हाथ में गुरुजी, हाँ हाथ में क्या है वो दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये पहले मैंने दिखाया, ये डायरी है, बता दिया मैंने, है ना, देख भी लिया, आप लोग समझ गए। अभी आंखें बंद किए फिर रख दिए, अभी तो चमक रहा होगा, ठीक है, इसकी जगह दूसरा चीज मैं पकड़ लेता हूँ। ठीक है, इसको ले लेते छोटी सी पर। ये मैं कहूँगा मेरी डायरी है, आप मानेंगे? नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? ये भी मैंने कहा, पहले भी मैंने कहा, कहने वाले व्यक्ति तो एक ही हूं ना। क्योंकि ये जो माइंड मैकेनिज्म जो है, ये बॉडी मैकेनिज्म जो है, एक कंप्यूटर तुल्य होता है। हमारे आंखें माने हमारे इंद्रिय, आंखें, नाक, कान, होंठ, है ना, हाथ, सब ये इंद्रिय है। ये सारी चीज हमारी हार्डवेयर है कंप्यूटर का, ठीक है। और हमारी कॉन्शियस माइंड जो है वो बटन है, स्विच बोर्ड है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी सॉफ्टवेयर है। जब हमारी इंद्रियों से जो चीज़ें देखा है पहली बार, उस चीज़ को हमने पढ़ लिया, समझ लिया, वो क्या संदेश कहाँ का मतलब फीड किया हमने, सब कॉन्शियस माइंड में गया, है ना।
कॉन्शियस माइंड के द्वारा हमने क्या किया, उसका ऑपरेट करके हार्डवेयर से हम क्या किए, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दिए, सेव कर लिए। फिर जब भी उस प्रोग्राम को ओपन करोगे तब क्या निकलेगा, डायरी निकलेगी ना। जब इसको आप फिर इंद्रिय देख लिया, हमारे आंखें देख ली, आंखें देखते ही इसका संदेश गया ब्रेन में, ये क्या है, मैंने सवाल पूछा और इसके बाद वो तुरंत क्या कि सबकॉन्शियस माइंड को संदेश मिला, चलो ढूंढो इसको, देखो सबकॉन्शियस माइंड यानी अपने सॉफ्टवेयर से ओपन करके देखा, ये डायरी है। अब मैंने इससे कंपेयर करके बताया, सबकॉन्शियस माइंड में देखा, इस आकार का नाम का कोई डायरी नाम का कोई रजिस्ट्रेशन है, उसमें कोई मैंने प्रोग्राम है, प्रोग्राम नहीं है, तो मना कर दे, ये तो नहीं है, ये गलत है। तो वैसा ही हमारे हर विचार उसमें सेव हो जाता है। बचपन से जो विचारें हम सुनते हैं, जो पालन करते हैं, जो अनुसरण करते हैं, जो अनुकरण करते हैं, वो चीज़ें जैसे के वैसे सेव हो जाती, आजन्मान तो वो चलता रहता है, जीवन भर चलते रहे तो विचार, वही विचार दोहराते रहेंगे। इसीलिए देखिए, माता पिता का परिचय करवा दिए बच्चे को बचपन में, जिंदगी भर माता पिता ही मानेंगे, कोई और आके बताते हैं माता पिता नहीं है, दादा दादी उनसे मानेंगे, नहीं मानेंगे, चाचा चाची बोलने से मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर में पूरी तरह फीड हो चुका है। तो वैसे ही हमारे हर विचार को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम सेव करते चले जाते, प्रोग्रामिंग करते चले जाते, चलते चले जाते। उसमें हर प्रकार के चीज़ें आती है, नकारात्मकता आती है, बीमारियों के प्रति आता है, कुछ व्यक्तियों के प्रति आती है, सारे विचार सारे चीज़ें ऐसी चलती है। नकारात्मक विचारों में क्या करते हैं, मैंने कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे कुछ नहीं होगा। कई बार हमारे निकट लोग कहते हैं तुमसे हो ही नहीं सकता, तुम इस जिंदगी में स्वस्थ हो ही नहीं सकता। माने इस तरह का विचार, मूर्खतापूर्ण विचारों को अपने अंदर पालने के साथ साथ हमने दूसरों को भी इंजेक्ट कर देते। आप देखे होंगे, जब तक व्यक्ति अच्छा खासा घूमता रहता है, जिस दिन उस व्यक्ति को पता चलता है कि उनका कैंसर हो गया, उस व्यक्ति का जीवन काल कम हो जाता है। क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही अपनी हार्डवेयर के माध्यम से सॉफ्टवेयर तक पहुंच जाते, ऑपरेट होने लगती है, और कैंसर के संबंधित सारे नकारात्मक चीज़ें सामने आने, जो मृत्यु, वो घटना, वो सारी चीज़ें, वो दर्द, वो सारी चीज़ें, वो जितने भी उनका भविष्य में अपना जीवन में देखे होंगे, अनुभव किए होंगे, या फिर कुछ भी चीज़ें उनका नॉलेज में आया होगा, कहीं सर्च किए होंगे, गूगल सर्च किए होंगे, कहीं यूट्यूब में देखे होंगे, किसी ने कहीं पढ़े होंगे, वो सारे नॉलेज एक साथ ओपन हो जाती है। जैसा नॉलेज पूरा ओपन हुआ, व्यक्ति के अंदर एक एंग्जाइटी, भयभीत होना शुरू हो जाता है। जैसा भयभीत हुआ, हमारे शरीर के अंदर की टी सेल्स के निर्माण कम हो जाती है, हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो पूरी तरह कमज़ोर पड़ जाती है। जैसा हमारे शरीर कमज़ोर पड़ा, शरीर के अंदर पनप रहे सारे कीटाणु, छोटी छोटी सर्दी जुकाम के संबंधित वायरस भी इतना घातक सिद्ध हो सकता है, वो भी प्राणघातक सिद्ध साबित हो सकता है, इतनी कमज़ोर पड़ा कर देता है। तब व्यक्ति को उस ऐसे बीमारियों में व्यक्ति जल्दी मृत्यु का शिकार हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अपने मनोबल के माध्यम से, मनोबल के ताकत से उस बीमारियों की जीतने वालों का इतिहास में नाम दर्ज है, वैसे लोगों का, कई लोगों का बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर निकल चुके हैं। तो ऐसा अधिक जीवनियाँ जो है हमारे सामने, आपके सामने, इस समाज में उदाहरण के रूप में मिल जाएंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड पावर से कहाँ तक पहुँच गए। एक छोटी सी मध्यम वर्ग परिवारों में जन्मने वाले बच्चे, वो कहाँ से कहाँ पहुँचेगा कोई पता नहीं। एक बात और देखेंगे, कुछ परिवार में, संपन्न परिवार में होते हैं बच्चे और शिखर तक पहुँचते हैं, लेकिन अधिकांश सामाजिक जीवन में या फिर अपने अव्यक्तिक जीवन में सक्सेसफुल स्थिति को पाने वालों में अधिकांश लोग वही दिखेंगे, ज़्यादा लोग जो निम्न स्तर से आए हैं, आर्थिक स्तर से कमज़ोर थे, जीवन में कुछ उनका मकसद रहा, कुछ अभाव था, अभाव से उनका स्वभाव का निर्माण होती है, उस स्वभाव से उनका व्यक्तित्व का निर्माण होती है, उस व्यक्तित्व के माध्यम से उनका चरित्र, उनका जीवन का निर्माण होता हुआ हमें अधिकांश लोगों को देखे उन्हें सेल्फ मेड इंसान बनते हैं, अपने आप का निर्माण करते हैं। आज धीरू भाई अंबानी ने जितना सक्सेस रेट पाया इस दुनिया में, जितने भी अभी उनका संतान कर रही है, मानता हूँ, लेकिन क्या धीरू भाई अंबानी के चरित्र को इन लोग कमज़ोर बना सकते हैं? नहीं। पिता का दिया हुआ साम्राज्य का विस्तार करना, उसका
बराबरी करना या फिर उसको बराबर बचा के रखना, ये इनका महत्व होता है। लेकिन उस समाज, उस साम्राज्य का निर्माण करता, वो है सबकॉन्शियस माइंड का पावर। एक साधारण स्थिति से उन्नत शिखर तक पहुंचने का स्थिति है सबकॉन्शियस माइंड। बीमार व्यक्तित्व से स्वास्थ्य का लाभ पाने की स्थिति में पहुंचाने का ताकत का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। अभाव से व्यक्ति को उभरने का ताकत है सबकॉन्शियस माइंड। अपना जीवन का शासक है सबकॉन्शियस माइंड। अपना भविष्य का विधाता है सबकॉन्शियस माइंड। इसी सबकॉन्शियस माइंड को, पावर को समझना और इसको साधना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड को बिना साधे चाहे जितना मेडिटेशन कर ले, जितना योगाभ्यास कर ले, जितना आध्यात्मिकता को ग्रहण कर ले, जितना भी स्पिरिचुअलिटी में उन्नत शिखर तक पहुंच जाए, लेकिन व्यक्ति का अंतर मन में वो बीज जब तक नहीं बोया जाएगा, जब तक वो क्या बोलते हैं उसका पोषण नहीं मिलेगा, वो फलदायी नहीं हो सकता। वो अंतिम लक्ष्य मोक्ष को पहुंचना असंभव हो जाता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो पावर इतनी है, क्योंकि अपने को अंदाजा नहीं है। इसका उल्लेख जो है रामायण में भगवान हनुमान से ज्यादा कोई नहीं है। उनका ताकत के बारे में उन्हीं को पता नहीं। जब उनके साथी उनको याद दिलाते हैं तब उनके अंदर बल बढ़ता है। ये है सबकॉन्शियस माइंड। जब तक हमारी सबकॉन्शियस माइंड, जब तक हम जगाते नहीं, जब तक कोई हमारी पावर को याद दिलाते नहीं, हम नहीं कर पाते। अधिकांश लोग कहते भी, हमने सुने ही होंगे, हर बच्चे जो है बहुत आसानी से पढ़ लेता है। ऐसा नहीं है। हर बच्चा जीवन में शिखर तक पहुंच जाता है पढ़े में, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि जो बच्चे बाय बर्थ उस वरदान से पैदा होते हैं, गॉड गिफ्टेड है, वही बच्चे हो सकते हैं, वरना हर कोई नहीं हो सकते। ये मिथ्या विचार है। चाहे बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, जब अगर अपने अंदर अपने कमजोरी को समझ ले, पहचान ले, उसमें ईमानदारी से उसका परिवर्तन या रूपांतरण का प्रयत्न कर ले, इस संसार का कोई ताकत नहीं है जो इस बच्चे को, उस व्यक्ति को रोक सके अपना रूपांतरण से। दुनिया में ऐसा कोई ताकत नहीं हो सकती, उस व्यक्ति को बदलने से रोक नहीं सकती। उसका ताकत के सामने नतमस्तक होना ही पड़ेगा। पढ़ाई में कितने भी कमजोर हो, अगर उस सबकॉन्शियस माइंड को जगह दिया जाए, उसका ऐसा माहौल दे दिया जाए, वैसा बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग दे दिया जाए। आज के आधुनिक युग में एक से एक ट्रेनिंग दिया जाता है। उनका पर्सनल व्यक्तित्व विकास करे, पर्सनल जो बच्चों को, बड़ों को कही, उसका अभाव, इसके जानकारी का अभाव भी हमारे पेरेंट्स का कमजोरी है, हमारे बच्चों का कमजोरी है, हम सबका कमजोरी है। ये बच्चों का पक्ष है। इस संसार में कोई बच्चा कमजोर पैदा नहीं होता, क्योंकि इसका अवलोकन करने के लिए देखें, अगर हमारे घर में कोई जैसा कमजोर बोल देते, कमजोर है ही नहीं, वो अपने जगह ताकतवर है। उसने किसी ना किसी ऐसी चीज लेकर आया है संसार में। ईश्वर में किसी भी मानव जन्म में किसी भी मानव को क्या बोलते अनावश्यक रूप से जन्म नहीं दिया। उसके अंदर कोई ना कोई एक हुनर को देकर ही जन्म दिया है। बस हुनर को पहचानने की क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए। जब तक उस क्षमता को हम पहचान नहीं पाएंगे, ना हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, ना हम समझ पाएंगे, हम बढ़ पाएंगे। चाहे वो घर की जीवन संगनी हो या जीवन साथी हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, अपने साथियों की मनोबल को समझना, उनके मानसिक विकास को समझना, उसके स्तर को समझना, एक बहुत बड़ी बात है। समाज की तो बहुत दूर की बात मैं कह रहा हूं, समाज में तो पहचानना बहुत बड़ी बात है। इससे भी बड़ा सबसे छोटी स्तर पर मैंने बता रहा, मेरे अपने परिवार के बारे में बता रहा हूं। आपको अपने परिवार के बारे में विचार मंथन कर सकते हैं जी। जहां से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, अपना क्या बोलते भीतर की वो रचनात्मक दृष्टिकोण बढ़ जाती है। तो बच्चे पैदा होने के बाद क्या क्या सिखाते हैं हम लोग, उसको बोलना बहुत ज़्यादा सिखाना पड़ता है क्या? फिर भी अब हम नहीं सिखा तो भी कुछ कुछ आवाज़ निकालना शुरू कर देती है। ये तो कर देता है, बालिका हो बालक हो। चलना वो प्रयत्न करते रहता है। आप साथ दिए तो थोड़ा जल्दी सीख लेता है, वरना अपने दम पर चलना सीख ही लेता है वो।
गिरता है तो उठता भी है, रोता है भी तो बाद में हंसता भी है। जैसे बच्चे जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को इतना सरलता से सीख लेता है, समय पर सीख लेता है, वो समय भी निर्धारित है, पहले महीने में ये डेवलपमेंट होगी, दूसरा महीने में ये डेवलपमेंट होगा, तीसरा महीने में ये होगा, 9 महीने में ये होगा, वगैरह वगैरह होता है। ये कैसे निर्धारित है? तो ये ज्ञान हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है बच्चों के विषय में। तो क्या एक बच्चा यूट्यूब के सारी चीज़ें याद रख सकता है? फिल्मों के सारे हीरो हीरोइंस का नाम याद रख सकता है? सारे फालतू चीज़ें भी याद रख सकता है? क्या पढ़ाई क्यों याद नहीं रख सकता? इसका मतलब उसकी रुचि कमी है। उस रुचि को दिलाने में या तो माहौल का कमी है, या तो बच्चों का ऐसा माहौल स्वयं नहीं मिल पाया, बच्चों में रुचि कमी है। वैसा ही हम अपने तक आ जाएंगे, क्या हम अपनी कमजोरी के बारे में बता ही नहीं सकते? कई बार अब ऐसे पर्सनैलिटीज हमको मिलेंगे। जो एक व्यक्ति बोलता है तो अत्यधिक बोलता है, एक व्यक्ति बोलता है तो बिल्कुल बोल ही नहीं पाता है, शब्दों को ढूंढना पड़ता है। ऐसा लगता है कि बेचारे अगर वो शब्द कह दिया तो हीरे चढ़ जाएंगे, हीरे कोई चुन ना ले, इतना चुन चुन के बात करते बेचारे। ये बेचारे हैं क्योंकि उनके अंदर शब्दावली का माला पिरोने का क्षमता का अभाव हो जाता है। ये क्यों होता है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, व्यक्तित्व में वो कमी है। लेकिन अगर मैंने वो चीज़ समझ गया तो मैंने अपना निर्माण कर सकता। मैंने जब तक मैंने अपने कमजोरियों को स्वीकार नहीं करूँगा, अपने स्वयं को स्वीकार करना है, दुनिया के सामने स्वीकार करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। बस मैंने अपने कमजोरी को समझ गया, बस हमें काम कर लेना चाहिए कि उससे उभरना कैसा है। हमारे अंदर ये सोच होना चाहिए, मैं जो जिस तरह जन्म लिया हूँ, किसी विशेष कार्य के लिए मैंने जन्म लिया, सिर्फ और सिर्फ कमाना, खाना, सोना, इन 3 चीज़ों के लिए मेरे जीवन नहीं है। ईश्वर ने 84 लाख योनियों के बाद इस मानव जन्म को दिया है, तो इसको किसी न किसी विशेष लक्ष्य के लिए दिया है। उस लक्ष्य को समझना, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरे इस धरती पर आगमन का कारण क्या है। या ऐसे बोझ बनकर आए, बोझ बनकर निकल गए, अब तो धरती को हल्का कर दिए, ये है क्या हमारे जीवन? ऐसा नहीं। तो इस तरह व्यक्ति तो हमारे देखेंगे, स्वामी विवेकानंद के बाद देख लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को देख लीजिए, आधुनिक युग में आज के समय में स्वामी रामदेव जी को भी देख लीजिए, और अन्य कई विभूति पुरुषों ने हमारे देश में देखे, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। परम पूज्य स्वामी जी की बात ही बता रहे, किसान परिवार में जन्मा एक व्यक्ति ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते, फिर उसके बाद गुरुकुल विद्या ग्रहण करके वो व्यक्ति दुनिया में सबसे बेहतरीन व्यापारी के रूप में कैसे साबित कर लिए। क्या इनका बिजनेस का बैकग्राउंड कुछ था? इनका परिवार में किसान पुत्र था ना। बचपन में पैरालिसिस हो गया, आज भी एक आंख देखो तो पता चलता है, फड़फड़ाती कभी कभी। इतना पैरालिसिस वाला व्यक्ति किसी जिंदगी में किसी काम करता, तो वही एक पैरालाइज्ड, बचपन में पैरालाइज्ड बच्चा आज इस दुनिया में महायोग में महारथी हासिल करके, व्यापार के क्षेत्र में भी महारथी हासिल करके दुनिया के आइकॉन बना है। इनको सीखना है हम लोगों को। एक साधारण व्यक्ति इतना बड़ा व्यापारी कैसा बन पाया, चाहे आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारी के रूप में देखे, योग गुरु के रूप में देखे, कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में देखे, सर्वांगीण विकास उनमें दिखता है। तो ये कैसा हुआ? एक बालक में इतनी क्षमता कहाँ से आई? तो उनके अंदर वो पावर है। वैसा हर बच्चे में एक स्वामी रामदेव, हर बच्चे में एक धीरूभाई अंबानी, हर बच्चे में एक करसन भाई पटेल है। हर बच्चे में एक महारथी हासिल करने की क्षमता होती है, बस उसको समझने में हम कहीं ना कहीं चूकते हैं, और इनको पहचाने में हम चूकते हैं, जिसके बदौलत होता क्या है, वो चीज़ धीरे धीरे पिछड़ जाती है। बच्चे समाज के सामने एक कमज़ोर इंसान के रूप में रह जाता है। तो वैसे हम स्वयं भी करते हैं, हम स्वयं पर भी यही लागू होती है। हमने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। तब कोई सक्सेस हो गया तब एक ही बात बोलते हैं कि वो कोई 2 नंबरी करके सक्सेस हुआ होगा, शॉर्टकट में सक्सेस हुआ होगा, उस कोटा वाला इसमें हो गया। हम बहाने ढूंढते हैं, लेकिन सामने वाले के सक्सेस रेट को हम स्वीकार नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं करते। सक्सेस हम सहन नहीं कर पाते। इस समय अपने अंदर एक जेलसी होती है, वो जेलसी से व्यक्ति कह डालते हैं, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन तय दिल से अगर स्वीकार कर ले, उसका आदर्श के रूप में ले ले, तो बहुत कुछ इंसान कर सकता है। तो क्या ऐसा व्यक्तित्व को पाना कठिन है? और इसके लिए माइंड रिप्रोग्रामिंग की बहुत ज़रूरी है। हमारे माइंड में जो प्रोग्रामिंग हो चुका है, उन प्रोग्रामिंग से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि नींद के विषय में कोई व्यक्ति 10 घंटा सोए तो भी नींद की कमी होती है, कोई व्यक्ति 3 घंटा सो के भी पूरा दिन बिता देता है, जिंदगी बिताता है 3-3 घंटे में। ये मात्र माइंडसेट। सबसे पहले हमारा माइंडसेट चेंज करना है। ये माइंडसेट चेंज करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी? ये हमारी अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड की इतना पावर कैसा आ गया? क्योंकि हमारे पूरे शरीर का संचालन कौन करते हैं? ब्रेन करती है। ब्रेन के द्वारा जो संदेश मिला है उसी के आधार पर सबकॉन्शियस माइंड अपने व्यक्ति अपना क्या बोलते हैं सिस्टम को बनाती है। फिर वही सिस्टम फीडबैक में क्या करे, फिर ब्रेन को भी देता है, पूरे शरीर को देता है। फिर सबकॉन्शियस माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड हमसे सीखकर फिर हम ही को सिखाती है, जिंदगी भर इस अवधारणा को चलाती रहती है। तो यहाँ पर हमारे मस्तिष्क में कौन सा बीज बोना है, 1 से 100 बार समझना है, सोचना है। एक पेट में जो अन्न डलना है तो कैसा अन्न हमारे अंदर ढलना चाहिए, हमें पैर मुंह में डालने से पहले निर्धारित करना है। मात्र एक विचार जो है, ये विचार हमारे जीवन को परिवर्तन कर देती है। 90% बीमारियों का जड़ मन है, ऐसा मैंने कहा था, कई बार कह रहा हूं, आज भी कहता हूं, हमेशा कहता हूं। ऐसा कैसा होता है? क्योंकि कोई भी छोटी सी समस्या हमारे अंदर आती है, शारीरिक समस्या, तो हमारा मन उसी तरह चारों ओर घूमते रहती है। एक दर्द जब होती है, दर्द के पीछे हमारा पूरा मस्तिष्क, हमारा पूरा मैकेनिज्म लग जाती है। कभी भी कोई व्यक्ति आपको कहेंगे सिर में दर्द दे रहा है, अगर मान के चलिए उसमें कोई भी बच्चा, कोई बड़े एक अगर चांटा मार दिया तो उससे पूछेंगे तो कहाँ दर्द दे रहा है, तो गाल दिखाएगा, सिर को भूल जाएगा। उसी समय कोई पैर थोड़ा खून दे, दर्द हुआ, तुरंत उसको पूछे तुम्हारा दर्द कहाँ है, तो अंगूठा दिखाएगा, पैर जहाँ खूंदा गया है। दर्द तो वहां भी था, यहां भी था, तो ये दर्द कैसा एहसास हो रहा है? दर्द जो है ये मन का है, लेकिन इसका भ्रमित नहीं है, एक महसूस होता है कि जो संदेश हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है हमारी मैकेनिज्म के द्वारा, वो अलग, न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म अलग होती है। मैं आप कभी नेक्स्ट कभी क्लास में अपन उसके बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, कैसे इसका मतलब विचारों का आदान प्रदान होता है शरीर और मस्तिष्क के बीच में। तो ये संदेश वहाँ पहुँचती है, तब वो एक्सेप्ट करती है। तो वैसे ही हमारे जीवन में हर विचारों को हम स्वयं निर्माण करते हैं, हम स्वयं उसको स्थापित करते हैं, स्वयं उसका अवधारणा बना लेते हैं, और जीवन भर व्यक्तित्व चलता रहता है। एंग्जाइटी न्यूरोसिस जैसे केसेस को सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा या फिर आपका योग निद्रा के द्वारा या फिर हम सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा या फिर किसी द्वारा हिप्नोटाइज करके उस व्यक्ति को 15 दिन में सेल्फ एंग्जाइटी से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन उसके लिए दवाई कितने साल चलती है? सालों साल चलती है। मैंने 10-10, 12-12, 15-15 साल दवाई खाकर आने वालों को भी मैंने देखा है। आने के 15 से 20 दिन में मैंने अपने में ठीक होकर चले जाते हैं। कैसा होता है सारी चीज़? मात्र हमारे सबकॉन्शियस माइंड पावर को समझने के लिए। मैंने जितना भी छोटी सी स्तर पर, मैंने बहुत बड़ा महान व्यक्ति तो नहीं हूं, मैं छोटा सा व्यक्ति आपके बीच का हूं, ना ही मैंने कोई गोल्डन स्पून से पैदा हुआ हूं। एक साधारण जीवन शैली, सिंपल जीवन शैली मेरी। एक समस्या, बहुत सारे समस्या मेरे साथ आती थी, एक समस्या से जूझते मैं फिर अकेला लड़ता था। कई बार थ्रेटनिंग स्थिति आ गई, फिर भी मैंने लड़ते फिर जूझते फिर आगे बढ़ा, खत्म होते फिर आगे बढ़ने लगा। क्योंकि जीवन का सिलसिला है, चलती रहती है, साइकिल है, चलती रहती है। उसमें हम कमजोर पड़ गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कुछ हो ना हो, घर हो ना हो, चाव हो ना हो, कुछ भी हो या ना हो, लेकिन हमारे आत्मबल तो है। इससे बढ़कर ताकत क्या हो सकती है? कोई व्यक्ति साथ दे ना दे, कोई दुनिया साथ दे ना दे, लेकिन अगर हमारा आत्मविश्वास, अटूट आत्मविश्वास हमारे साथ है तो पूरा दुनिया को आप बदल सकते हैं। अपने आप को बदलना बहुत छोटी सी बात है। तो सबकॉन्शियस भी इतना पावरफुल होती है जो पूरा हमारे जीवन का दिशा निर्देश करता है। लेकिन हम इसको सही दिशा नहीं दे पाते, लोग यही चूकते हैं।
एक सिर में दर्द भी हो तो क्या करते, बार बार वही बात को चर्चा करते रहते, बार बार में सिर दर्द हो रहा है। जितने लोग देखें सबको बताते जाएंगे आज तो बहुत सिर दर्द है, जोर से मत बोलिए यार सिर में दर्द दे रहा है, अभी मैं नहीं जा पाऊंगा, सिर दर्द दे रहा है, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सिर दर्द। दर्द जितना है उससे कई गुना, कई बार बोलते 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 रिपीट करते 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 सबकॉन्शियस माइंड दर्द को ऐसे स्थापित कर लेती है, वो उसी दिन के लिए ने साल भर में बार 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 सिर दर्द पनपने की संभावना बढ़ जाती है। मन में विचारों के द्वारा उत्पन्न भावनाओं से अलग अलग बीमारियां होती है, वो पूरा, वो आप एक माइंड मेडिसिन का नाम से वो पूरा अलग विषय है। किन किन विचारों से कैसे कैसे बीमारियां होती है, बहुत विस्तार से है। ईर्ष्या के कारण होने वाली बीमारियां, राग के कारण होने वाली बीमारियां, द्वेष के कारण होने वाली बीमारियां, नफरत के कारण होने वाली बीमारियां, गुस्से के कारण होने वाली बीमारियां, ये सारी चीजें अलग 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 अलग। एक ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, अगर कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड की बात होती है, जब कोई व्यक्ति डॉक्टर को दिखाते हैं, किसी कारण से जाते हैं, तो आनंद फानंद में सारे जांच करते करते ब्लड प्रेशर भी देखा जाता है, तो पता चलता है कि इनका हाई ब्लड प्रेशर है। तो वहां पर विवेकशील चिकित्सक किसी भी क्षेत्र का हो, वो क्या बताते हैं, मैंने किसी भी संबंधित चिकित्सा पद्धति का हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेद हो, या फिर मॉडर्न मेडिकल साइंस हो, कोई भी हो, विवेकशील व्यक्ति क्या बताते हैं, तुम्हारा ऐसी जो कंडीशन है वो बता देते हैं, या फिर ज़्यादा तो उनके परिवार को समझाते हैं, बताते हैं इनको चीज़ से बाहर निकालना कैसा है, इस समझ कर इसके लिए कोई योजना बनाते हैं। लेकिन थोड़ी सी व्यापारात्मक हो या फिर उतना ध्यान ना दे तो तुरंत कह देगा ये ब्लड प्रेशर है, ये ज़िंदगी भर सावधानी से रहना, एक दिन भी दवाई छोड़ दिया तो समझ लो तुम्हारा ब्रेन हेमरेज हो सकती है, पैरालिसिस हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकते हैं, तुम्हारा मृत्यु भी हो सकती है। जब ये बीज बो दिया गया गलती से सही, तो व्यक्ति के मनस्थिति में क्या क्या गुजरेगी। पैरालाइज्ड पेशेंट दिखेगा, हार्ट अटैक दिखेगा, आईसीयू दिखेगा, अगर इसका मृत्यु हो गया तो बच्चे अनाथ होते हुए दिखेंगे। ये सारे चीज़ें कल्पना करते 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 उसका विचार कैसी हो जाएगी कि भयभीत हो जाएगी। उस स्थिति में क्या बीपी कम होगा, बीपी और बढ़ेगा, रात दिन चलता रहेगा। ये विज्ञान एक ज्ञान, मतलब ये मैकेनिज्म कैसी होती है समझ लीजिए। कभी हमने एक रास्ते से गुजर रहे थे अंधेरे में, अचानक एक लंबा सा गोल सा रबरनुमा आकार हमारे पैर के नीचे दबा, थोड़ा हिलने जैसा महसूस हुआ, तब क्या समझेंगे, क्या संदेश मिलेगा हमारे ब्रेन को, सांप है ना। सांप का नाम सुनते या फिर हमारे जेहन में आते ही हम क्या समझेंगे, अगर सांप काटने से क्या होता है वो सारी चीज़ें पल भर में हमारे मस्तिष्क में घूमने लग जाएगी, हमको उसके बारे में बोध भी नहीं होगा, इतने सारी चीज़ें मस्तिष्क अपने टटोर लेते, उतना पेजेस घुमा लेती है, तुरंत आपके अंदर आप भयभीत हो जाएंगे हम लोग, और इसके बाद पसीना निकलने लगेगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, श्वास थमने लग जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, घबराहट, बेचैनी, चक्कर आने, या तो गिर पड़ेगा बेहोश होकर, नहीं तो दौड़ पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें होती है ना। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि उस स्थिति में आप क्या करेंगे, या तो भागेंगे या तो डिफेंस करेंगे, मारेंगे। भागने के लिए तो हमारे पास ताकत चाहिए, तब क्या करते हैं, हमारा ब्रेन सारे फंक्शंस को रोक के सबसे पहले अपने एड्रिनल ग्लैंड को संदेश भेजती है। किडनी के ऊपर होती है छोटी एड्रिनलिन ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, वो एड्रिनल स्राव को ब्लड में फ्लो कर देती है। एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन स्राव बढ़ाते हैं ताकि हमारा ब्लड फ्लो बढ़े और आपका हार्ट पंपिंग ज़्यादा कर सके, खून पूरा एक एक अंग प्रत्यंगों में मिल सके, ताकि हमारे दौड़ने के लिए खून के दौरे की जरूरत है, खून को दौड़ाने के लिए तुरंत वहाँ पर अगर वो पंपिंग रेट बढ़ाने मतलब थोड़ा बीपी बढ़ेगा, वो बीपी वो ब्लड प्रेशर 120 से 140 से 160 200 तक हो सकती है, तेज गति से बीपी बढ़ेगा। उसके बाद ताकत भी चाहिए हमें, ताकत के लिए क्या मैकेनिज्म चलेगी, तुरंत पैंक्रियास को संदेश मिलेगा, पैंक्रियास जो इंसुलिन का सिक्रेशन रोक देगी, थोड़ी देर के लिए बंद कर देगी कुछ पलों के लिए, ताकि वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बना रहे, और यहाँ लिवर का संदेश जाएगा ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर ब्लड में फ्लो करवाने के लिए। उस समय व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज लेवल उच्च स्तर पर रहेगा, 250 300 500 भी हो सकती है, 600 भी हो सकता है।
उतने पीक लेवल ग्लूकोज बढ़ जाएगी। ग्लूकोज मतलब हमारी एनर्जी, हमारे सेल को एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए, पूरा डिफेंस मैकेनिज्म हमारे शरीर के अंदर शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ अनहोनी होने वाला है। ब्रेन सबसे पहले हलचल मिलता है, कुछ होने वाला है। पैर में जैसा स्पर्श किया, क्या बोलते हैं, रबर नुमा आकार हमारे पैर में टच हुआ तो संदेश मिल गया सांप है, सांप है, तो हमारी अलर्टनेस आ जाएगी बॉडी में, पूरा इमरजेंसी घोषित हो जाएगा पूरा बॉडी में, ब्रेन पूरा व्यवस्था बनाने लग जाएगी। तब विवेक काम करेगी, यहाँ भागो, फाइट एंड फ्लाइट, या तो फाइट करोगे ना तो फाइट करके भाग जाओगे। ये दोनों कार्यों के लिए हमारे अंदर कुछ एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी के लिए शरीर क्या करेगी, पूरी व्यवस्था बना के दे दिए। अब दौड़ दौड़ कुछ देर निकल गया, अब अपने को देखोगे मैं सुरक्षित हूँ, तब धीरे धीरे दिल का धड़कन नॉर्मल हो जाएगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। फिर सारी बॉडी पूरे इमरजेंसी टल गया, ओके, पर सारे सिस्टम, सारे मिलिट्री अपना फोर्स, जो अपना भीतर की मिलिट्री फोर्स, अपना पैरामिलिट्री फोर्स जो नॉर्मलाइज हो जाती है। उसके बाद धीरे सिस्टम धीरे धीरे सुधर जाएगी और उसके बाद नॉर्मल, तब फिर बीपी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। या फिर अचानक लाइट गोल होने कारण को लगा, अचानक लाइट आया, देखो तो नीचे रस्सी है, वो सांप नहीं था, रस्सी था। तब क्या होगा, रिलैक्स, सारे मैकेनिज्म नॉर्मल हो गए। तो जब हमारे मन भयभीत हो जाती है, जब हमारे मन क्रोधित हो जाती है, जब हमारे मन विचलित हो जाती है, समाधान रहित हो जाता है, कुछ सूझता नहीं, उस समय हमारे अंदर तनाव, एंग्जाइटी तेज गति से बढ़ेगा। डिप्रेशन नहीं होता, यहाँ पर एंग्जाइटी बढ़ जाती, घबराहट, बेचैनी, बचने का एक्शन शुरू होती है। लेकिन ये भय अगर लगातार बना रहे, रात दिन सपने में भी सांप को देख रहा, बीते भी सांप को देख रहा, बैठते भी भ्रमित विचारों से सांप को देख रहा, टीवी में सांप को देख के डर जा रहा, चीख पड़ रहा है, तो रात दिन भयभीत रहता। तो ये जितना देर वो भयभीत रहेगा उतना देर बॉडी मैकेनिज्म डिफेंस काम करेगा कि नहीं करेगा। हमारा बीपी बढ़ी हुई रहेगी, शुगर बढ़ी हुई, उस समय सारे मेडिकल पैरामीटर सब चेक करवा के देखेंगे, सब बढ़ा हुआ देखेंगे, डॉक्टर उस समय क्या करेंगे, आपको बीपी के लिए, शुगर के लिए गोलियां देना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके एविडेंस बता रहा है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपका ऐसा शुगर बढ़ा हुआ है। भय से मुक्त हो गया तो नॉर्मल हो जाएगी। तो हमारे विचार जो है, विचारों की तरंगे हमारे शरीर पर शरीर को कैसा प्रभावित करती है, हमारी केमिकल बैलेंस को कैसा बिगाड़ देती है, हमारे पूरे मैकेनिज्म को कैसे अलर्ट कर लेती है, डिफेंस मैकेनिज्म को अलर्ट कर लेती है, और अनावश्यक रूप से इमरजेंसी घोषित हो जाता है। तो एंग्जाइटी पेशेंट के साथ यही होता है। कोई बीमारी है मन में, जिसको दो प्रकार का होता है, जैसे जिसको कोई बीमारी का नाम जानता है, कोई कैंसर का नाम से, कोई हेपेटाइटिस का नाम से, कोई अन्य नाम से, कोई HIV क्या बोलते हैं आपका HIV का नाम से, कोई अपना क्या बोलते हैं कोरोना का नाम से भयभीत है, तो क्या होगा, ये भयभीत वातावरण में अंदर डिफेंस मैकेनिज्म चलता रहेगा, अलर्टनेस चलता रहेगा, सारे पैरामीटर से पूरा केमिकल सिस्टम बैलेंस बिगड़ चुका होता है। तब जो भी जाँच करोगे अब नॉर्मलिटी दिखेगा। तो ये रोग नहीं है, ये रोग भ्रमित रोग है, मनोशारीरिक रोग है, साइकोसोमेटिक बीमारी है। तो इस साइकोसोमेटिक बीमारी के लिए मन को रिलैक्सेशन देना, शरीर को रिलैक्स करना, विचारों को बदलना, बिहेवियर मॉडिफिकेशन सिखाना, थॉट स्टॉपिंग सिखाना, थॉट प्रोसेस को बदलना, ये चिकित्सा होती है। वरना उसका जिंदगी भर दवाई चलता रहेगा। ये हमारी शरीर को शरीर पर शासन करता है बीमारियां आगे चल के। लेकिन बीमारी का जन्म कहाँ से हुआ? हमारे भय के कारण हुआ, हमारे क्रोध के कारण हुआ, हमारे एंग्जाइटी के कारण हुआ। इसके लिए मन को स्थिर रखना, समझदारी, विवेक के साथ चलना और इसके रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनाना। हम दिन भर में जो काम करते हैं, लेकिन दिन में एक बार दो बार हमारे समय जरूर निकालना चाहिए। शाम को ऑफिस से लौटने के बाद अपने क्षेत्र से घर वापस लौटने के बाद कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पूरा बॉडी एंड माइंड को रिलैक्सेशन देना। तनाव हर व्यक्ति का जीवन में होगा ही, तनाव के बिना जीवन ही नहीं है। कल अगर घर चलाने का टेंशन नहीं रहेगा, व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, दादा परदादाओं को दिया हुआ पैसा खाते खाते जिंदगी बिता देगा, क्योंकि वहां पैसों की कमी है ही नहीं। पेट तो भर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, काम करे ना करे पेट तो भरेगा ही। लेकिन वहीं पर अगर कुछ हमारे अवसरों के माध्यम से कुछ जरूरत पड़ती है फाइनेंशियली, तो हम मेहनत करेंगे। जब भोजन का माने भूख का दर्द नहीं होता तो भोजन की तैयारी होगा, व्यंजन बनेगी, घर में खाना बनेगा, सब्जी बनेगा, कुछ भी नहीं खाने की जरूरत ही नहीं, तो बनाने की क्या जरूरत है?
और बनाना है तो खाने के लिए उसका पदार्थ चाहिए, उसका व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, वो पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत है, काम करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, स्वस्थ रहने के लिए कुछ करना जरूरी है, कुछ करने के लिए खुद को रहना जरूरी है। ये पूरा इंटरलिंक है। तो हमारे जीवन शैली जो है कहीं ना कहीं काम करने के लिए प्रेरित करती है। हमारे जीवन पद्धति जो है कहीं ना कहीं हमें तनाव से, एंग्जाइटी मुक्त रहने का बोध देता है। इसी बात को हमको समझना है। हमारे जीवन का हर पल, हर क्षण सबकॉन्शियस माइंड का दखल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। एक पारिवारिक संबंध बना के रखने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की जरूरत है। जीवन में कुछ साधने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की जरूरत है। जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की जरूरत है। हम सुख चैन से रहने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की जरूरत है, लेकिन स्वस्थ सबकॉन्शियस माइंड की जरूरत है। उस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देना है, उसको ट्रेन करना है। जब तक ट्रेन नहीं करेंगे सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह हेल्थी विचारों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे घर में कोई बीमार है तो उस व्यक्ति को ये हिम्मत या धैर्य देने की जरूरत है, तुम्हारे साथ मैं हूं, डोंट वरी। दुनिया को कोई ताकत तुम्हें इस परेशानी से दूर नहीं कर सकता मुझसे, मैं तुम्हें पूरी तरह बचा कर रहूंगा, तू चिंता मत कर। ये साहस, ये वर्डिंग हमारे पास होना चाहिए। चाहे वो बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, दादा हो, दादी हो, माँ हो, पिता हो, बच्चे हो, कोई भी हो। जब एक आश्वासन मिल जाती है इस साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर्स में और व्यक्ति के मनोबल को, टूटती हुई मनोबल को दोबारा तैयार करने में रामबाण सिद्ध हो जाता है। पैरालाइज्ड पेशेंट वैसे, देखिए पैरालिसिस पेशेंट में कई बीमारी, कई घरों में 15-15, 20-20 साल पड़े जूझते रहते हैं। कई घरों में 3-4 महीना, 6 महीने के अंदर चलने लगते हैं। ये जो होता है ना, परिवार का जो चिकित्सा होती है, मनोचिकित्सा, उसी के आधार पर होता है। लेकिन लोग आयुर्वेद, ये दुनिया भर का बहुत सारे अलग अलग बहुत मेहनत करते, खर्चा करते। लोग सोचते पैसा फेंकने से इलाज हो जाएगी, पैसा फेंकने से शांति मिल जाएगी, पैसा फेंकने से स्वास्थ्य मिल जाएगा। स्वास्थ्य कभी मार्केट में नहीं मिलने वाला है, मात्र आपको सुविधाएं मिलेगी चिकित्सा की। स्वास्थ्य मिलेगी हमारी घर के पारिवारिक प्रेम संबंधों से, स्वास्थ्य मिलेगी हमारे स्वस्थ विचारों से, स्वास्थ्य तभी मिलेगा हमारी जीवन शैली पद्धति को बदलने से, घर स्वर्ग बनने से। और इसके साथ साथ हमें स्वयं का विचारधारा भी कभी कभी उसका दूषित कर देती है। स्वयं को भी स्वस्थ रहना है, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना है। तो सबकॉन्शियस माइंड की बात जब आती है, ये चेतन मन अवचेतन मन के अंतर्गत, चेतन मन क्या करते, हमेशा भ्रमित रहती है, क्योंकि वे हमारी इंद्रियों के आधार पर चलता है। अच्छे कपड़े दिखा तो हमारी इंद्रिय आकर्षित हो गए, हमारे मन में उतावलापन है कि उसको खरीदना है। रोड पर जाते जाते कि समोसा का ठेला नजर आया और उसका जो गंध या सुगंध जो है नाक में लगा, मन में लगा, तुरंत लार टपकने लगा, जाके खा लेंगे। ये हमारी जिह्वा, हमारी नाक, ये सारी चीज़ें जो है ना हमें कमजोरी को लेके चलती है। लेकिन विवेकशील व्यक्ति को तुरंत वहां बोध होता है ये मेरे लिए उचित नहीं है। एक व्यक्ति रात दिन मटन चिकन बिरयानी खाते रहता है, एक व्यक्ति जिंदगी में छूता नहीं है। तो अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग स्वाद होता है, अलग अलग इच्छाएं होती है, और उसके आधार पर ही हमारे आने वाले भविष्य में हमारे स्वास्थ्य का निर्माण भी होता है। तो कैसा स्वास्थ्य पाना है, कैसा स्वास्थ्य को रखना है, ये हमारे मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है, वही स्वस्थ जीवन शैली के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो बीमारियाँ कैसी होती है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे बीमार बना देती है, तो मैंने एक बीपी का एग्जाम्पल लिया, ऐसे कई बीमारियों के पास अब बीमारी का कारण है। देखिए, अगर डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति है, उसे कोई भी बीमारी शरीर में होता है, उसको हमेशा करे कभी खत्म नहीं कर सकते।
आपको कितना भी इलाज करवा दीजिए, जितने भी दवाइयाँ खिला दीजिए, दुनिया का पूरा फैसिलिटीज़ दिला दीजिए, आप लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद भी कर दीजिए, लेकिन अगर रात में थोड़ा-सा डिप्रेशन का शिकार हुआ या फिर घरेलू झगड़ा हुई और कुछ अन्य अन्य गतिविधियाँ, गलत गतिविधियाँ हो गई, तो दूसरा दिन उनके शरीर में दर्द पनपना 100% निर्धारित है। क्योंकि उनके मन की दर्द जो है शरीर में दिखता है। हर दर्द का पीछे एक मनोविज्ञान है, या तो भ्रमित विचार है या तो उसकी कोई पीड़ा है। जब तक उस पीड़ा को हम नहीं हटा पाएंगे तो दर्द को मिटाना असंभव है। तात्कालिक रूप से कम किया जा सकता है, शाश्वत निवारण तो असंभव है। यही सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। सबकॉन्शियस माइंड स्वस्थ बनाने के लिए सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक व्यक्ति का खुद का जिम्मेदारी तो है, पर परिवार का जिम्मेदारी भी बहुत है। इसीलिए पैरालाइज्ड पेशेंट, जिस घर में प्रेम का अभाव है, जिस घर में मिलनसार व्यक्तित्वों का अभाव है, जिस घर में मन के भावनाओं को आदान प्रदान होता नहीं, एक दूसरे का सुख दुख को समझते नहीं, सुनते नहीं, और उनको बुजुर्ग के कोंटे में पड़े रहते हैं, किसी से बात करने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, कोई बात करने वाला नहीं होता। पैसा तो फेंकते हैं, दुनिया भर का कमा के देते लोग, बहुत सारे फैसिलिटीज में दे देते, लेकिन एक कमरे में चुपचाप पड़े रहते हैं। सबके बीच में रहते हुए अनाथ जैसा जीवन बिताते। उस घर में, वैसे घरों में पैरालाइज्ड पेशेंट को पूरी तरह उठाकर चला पाना लगभग असंभव हो जाता है। ये आध्यात्मिक चिकित्सा होती है। घर से, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर लिए, ला लिए, तो हॉस्पिटल डिस्चार्ज करते तक पैरालाइज्ड पेशेंट पूरी तरह ठीक हो चुका होता है क्या? उनके बीपी नॉर्मल हो चुका होता है, शुगर नॉर्मल लेवल हो सकता है, जिसका ब्रेन हेमरेज जो भी हो तो सर्जरी कर लिए, जो भी कर लिए, इलाज किया तो कंट्रोल में है, व्यक्ति एक मोम की गुड़िया जैसा पड़ा रहेगा। उसको उठाने की क्षमता, उसका मालिश किसी बाहर वाले के कार्य करने वाले मालिश से ज़्यादा अगर बहू बेटियाँ इन लोगों के हाथों से किया गया मालिश बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। क्योंकि वो स्पर्श चिकित्सा है, उस स्पर्श में प्रेम है, उस स्पर्श में अपनापन है, उस स्पर्श में बचपन से जिस बच्चों को माँ पालन पोषण किए उस स्पर्श का एहसास है। वो एहसास उस माता पिता को बहुत जल्दी ठीक कर देती पैरालिसिस से। जिसके घर में ये अभाव है, उस घर में वो माता पिता जीवन भर के लिए उस बीमारी से जूझते हुए चलते हुए, मैंने कई लोगों का मतलब मेरा 17 साल उम्र से लेकर के आज तक मैंने इस मेडिकल ग्राउंड में, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, न्यूरोथेरेपी, इन चीज़ों में मैं प्रत्यक्ष रूप से देखते आया हूँ। प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर मैंने कह रहा हूँ। और मेरे अनुभव एक साधारण छोटी सी अनुभव है, लेकिन मेडिकल साइंस भी यही कहती है। मैंने अपना जैसा न्यूरोथेरेपी है, मेडिकल साइंस का मतलब आधुनिकता मैं नहीं कह रहा, जैसा न्यूरोथेरेपी है, अपना जैसा भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ, ये मनोचिकित्सा का बड़ा रोल अदा होता है, ये तय कर देती है। इसलिए मन का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है हमारे अवचेतन मन, मतलब अपने अंतर मन को, इसको स्वस्थ बनाना सबसे पहले जरूरी है। मैंने एक दो एग्जाम्पल में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में विषय में चर्चा करते रहेंगे, 10 दिन भी चर्चा करेंगे तो भी कमी होगी। इतना महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, इतना महत्वपूर्ण जीवन शैलियाँ मिल जाएंगी हमारे समाज में। जो एक अंधी महिला, उनका नाम शायद मैंने उसको भूल रहा था, जिस महिला ने अंधी थी, उसको काफ़ी खिल्लियाँ उड़ाया करते थे लोग, तो वैसे उसका नाम बोर्ग है ना। तो बोर्ग नाम से एक महिला थी, उनको ना आंखें इतना स्पष्ट दिखते नहीं थे, इतना कमज़ोर थी, इतना पास में ऐसी पकड़ के ऐसी पड़ती थी बेचारी, उससे कितना खिल्लियाँ उड़ाया जाता था। लेकिन उसने इतना मेहनत की है, वो बच्चों के साथ खेलने के लिए कोशिश करती, तो वो जो कुछ चीज़ें खेलने के वस्तुएं जो होती है, जो लकड़ी वगैरह जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है बचपन में खेलने का, वो चीज़ें दिखते नहीं थी, लेकिन बच्चे उनको खिल्लियाँ उड़ा देते थे, उसके निराश होकर रोते घर आ जाती थी। वैसे महिला को पुस्तक में अक्षर कितना स्पष्ट रूप से दिख पाएगा, लेकिन आंखों के सामने रख के ऐसा मेहनत करके उस महिला ने पढ़ते ले दे के करते क्या किए, वो धीरे धीरे जैसे आपका मिनेसोटा यूनिवर्सिटी से और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA डिग्री तक हासिल कर ली थी। ट्विन वैली मानी US में, ट्विन वैली मानी एक विलेज में एक छोटी सी टीचर का उपाधि प्राप्त कर लिया, रोजी रोटी प्राप्त किए। वहाँ से आगस्टीना कॉलेज में जर्नलिज्म और साहित्य में प्रोफेसर
के रूप में 13 वर्ष अपना सर्विस दी है, और उसके बाद उनके कई प्रकार के स्पीचेस जो रेडियो में महिला समाजों में इतना चलते चलते एक अंध महिला जो है उस समय शिखर तक पहुंच गई थी। ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। तो आत्मबल हो, कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं। जिसको हम आज खिल्लियां उड़ा सकते हैं, लेकिन वही आदि शक्ति के रूप में कौन सी घर की कौन सी महिला तैयार हो जाएगी, कौन सी महिला के अंदर पनप रही वो अपार जो ज्ञान की जो भूख जो है उस महिला को कहाँ से कहाँ खड़ा कर सकती है, कोई कल्पना नहीं कर सकते। एक बालक, अबोध बालक को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकती है सबकॉन्शियस माइंड, इसका कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अपने परिवार के बीच में हो, कहीं भी हो, अपने स्टूडेंट्स के बीच में, उनके अंदर हुनर क्या है ये पहचानना हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंज का विषय होगी। पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, क्या उतना काम हो रहा है समाज में? पैसे दे के भेज दिया स्कूल में, माता पिता मस्त सो रहे हैं, स्कूल वाले देख लेंगे। माँ को टीवी से मोबाइल से फुर्सत नहीं है, पिता को अपने बिजनेस से अपने व्यस्त, अपना मोबाइल से टाइम नहीं है। बच्चों का समय बैठना बोल से समय नहीं है आज के माता पिताओं के पास, क्योंकि पैसा फेंक रहे हैं। पैसा सब कुछ खरीद सकता है। स्कूल टीचर्स पेमेंट के लिए काम कर रहे हैं, विद्या बोधन के लिए काम नहीं कर रहे। अधिकांश स्कूलों में आज का डेट में पेमेंट के लिए काम कर रहे, अपने ड्यूटी निभा रहे। बच्चों के व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ना माता पिता ढंग से देख पा रहे, ना तो टीचर से देख पा रहे। दोनों के बीच में बच्चे भटक रहे हैं। इनके दोषी है कौन? आप और हम ही लोग हैं ना। इस समाज में भावी भारत की युवा को बर्बाद करने में, इनके विवेक बुद्धि को अपने शून्य बनाने में, कमजोर बनाने में रोल किसका है? हम ही लोगों का है। जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं आज के समाज में। ना तो माता पिता तैयार है, ना तो टीचर्स तैयार है, कोई तैयार नहीं। पैसा तो उड़ रहा है, पैसा बिल्कुल बहुत पैसा आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन बच्चों का हुनर जहाँ एक समय 60% मार्क्स पाने वाला बच्चा फर्स्ट डिवीजन के नाम से कॉलर उठाते, अव्वल दर्जे का फील करते थे और जीवन में उतना सक्सेस होकर दिखाते भी थे। आज 99% के बच्चे जीवन के अपना रास्ते में फेल हो जा रहे हैं। ये जीवन पद्धति को सीख नहीं पा रहे, जिंदगी जीना कैसे सीख नहीं पा रहे, सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप कैसा करना है समझ नहीं पा रहे। सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या बच्चे सुनते भी नहीं, स्कूल में पता भी नहीं चल रहा। तो काम जो होना है सबकॉन्शियस माइंड पर। सबकॉन्शियस माइंड का काम कैसा होगा? मैंने जैसा बताया, जैसा हमें रिलैक्सेशन करना है, बहुत सिंपल टेक्निक्स है। हम रिलैक्सेशन का अभ्यास करते हैं, जब शवासन भी करते हैं। कम से कम शवासन करते 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 एक अवस्था आती है, निद्रा के पूर्व अवस्था। निद्रा में, शवासन का मकसद निद्रा में जाना नहीं है, सोना नहीं है। सोया तो चाहे मेडिटेशन हो या फिर आपका शवासन हो या योग निद्रा हो, नींद में चला गया तो उसका मकसद पूरा खत्म हो गई। ये शवासन या मेडिटेशन या फिर अपना योग निद्रा का मकसद क्या है? आपको सबकॉन्शियस माइंड से संबंध बैठाना। कॉन्शियस माइंड जो विचलित मन का कारण है, विचलित विचारों का कारण है, अनावश्यक विचारों का भंडार उसमें रहता है, उसको सुलाना है और हमारी सबकॉन्शियस माइंड, मैंने अवचेतन मन को जगाना है। इस अवचेतन मन को संबंध साधना है और अवचेतन मन में बसी हुई उन विचारों को वॉश आउट करना है, डिलीट करना है और वहाँ पर अच्छे विचारों को स्थापित करना है। और इसके बाद 10 से 15 दिन में ही उसका परिवर्तन आ जाती है, माइंड रिप्रोग्रामिंग हो जाती है और व्यक्ति को जैसा चाहता है वैसा उसका जीवन मिलने लग जाता है। इसीलिए बोलते हैं जो चाहे वो सकते हैं। जैसे आप तथास्तु देवताएं होते हैं, घर वाले बोलते थे, मेरी माता इन लोग कभी जाते मैं जा रहा हूँ, ये बात मत करो, बता, शुभ बोलते थे। मेरे को भी समझ में नहीं आता था उस समय, हर कोई बता शुभ है मत कहो। उन लोग इतना बोलना नहीं चाहिए, मैं बस उनको इतना ही जानते थे, मत नहीं बोलो, बस मैं आ रहा हूँ बोलो। मेरे को समझ में नहीं आता, मैं अभी निकल रहा हूँ तो आऊँगा कैसे? आने के बाद मैं बोलूँगा ना आ गया हूँ। थोड़ा तर्क वितर्क था, उसके बुद्धिहीनता ही उस समय होती है हम लोग के बीच बचपन में, तो समझ नहीं पाते थे। लेकिन आज वह एक अंधविश्वास लगता था हमें, लेकिन आज मुझे पैसा समझ में आया कई साल पहले। देखिए ये अंधविश्वास नहीं है, ये मनोविज्ञान है। जब व्यक्ति घर से बाहर जा रहा हूँ करके जा रहा है, मतलब उसका आने का कोई उम्मीद नहीं होता, तभी वो व्यक्ति कहता मैं जा रहा हूँ। इनका कहने का मतलब वही था। मैं आ रहा हूँ का मतलब मैंने एक आशा भाव मन में पैदा करके जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, लौट कर आ रहा हूँ, पर तुम सबसे मिलने आ रहा हूँ, मैं लौट कर आने वाला हूँ।
ये आत्मविश्वास बराबर सोच है। छोटी छोटी सोच में कितना वैज्ञानिकता थी, कितना विज्ञान रहा। चीज अभी बच्चा, मैं जा रहा हूँ, मैं बोलते ना माँ तो सुनता, हाँ बेटा हाँ जा, तो उस समय बात सुनाई नहीं जाता था, डांट दिया जाता था। तो बस तथास्तु देवताएं होती, उल्टा पुल्टा बोल से बोले, उल्टा पुल्टा मत बोला करो, तथास्तु देवताएं होते, तो जो बोलेगा तथास्तु हो जाएगा। अशुभ नहीं बोलना, शाम के समय अशुभ नहीं बोलना, शाम का समय अशुभ नहीं बोलना, सुबह का समय अशुभ नहीं बोलने का मतलब क्या? सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में मन प्रफुल्ल स्थिति में रहती है, अवचेतन मन भी शांत रहती है, चेतन मन भी शांत रहते, मन बहुत आह्लादित रहती है। शाम का समय सारे काम काजों से थक कर घर पहुंचते, रिलैक्स होने का समय, उस समय अशुभ बोलोगे तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, उससे वो चीज़ों का नकारात्मक भावना के साथ हमारी जीवन शैली चलेगी। उनसे बचने के लिए अंधविश्वास नहीं था, उस समय हमें अंधविश्वास लगता था, आज वैज्ञानिक विषय समझ में आ रहा है। ये हमारी भारतीय परंपरागत मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है उनके हर बातों में। मेरी माँ जब मेरे एक्सीडेंट से, ऐसा कार्य से, जब घातक एक्सीडेंट होते समय एक छोटी सी कत में, छोटा सा पेपर में लिख के भेज देती थी, कुछ ना कुछ हिम्मत भरा हुआ, एक लाइन बस। वो लाइन मैं बता रहा हूँ, हॉस्पिटल का मेजर एक्सीडेंट के बाद बिस्तर में लेट कर वो रोज एक छोटी सी पर्ची आती थी। 2 दिन मेरी माँ मेरे सामने नहीं आई एक्सीडेंट के बाद, मेरे बेटे को ऐसा मैं देख नहीं सकता बिस्तर पे लाचार की स्थिति में, तो हर रोज एक लेटर भेजती थी। वो याद है, वो एक एक लेटर मेरी, जितना चिकित्सा हो, जितने सारी चीज़ें, ये सबसे ज़्यादा आत्मबल बढ़ाने में। फिर मेरे माँ के पास जाना है, फिर भी मैं बड़े होते थे, कितना उम्र तक मैंने माँ के गोद में सिर रखे कि पता आधा घंटे घंटा लेट लिया करता था आके। वो दिन वो समय मुझे चाहिए, उसके लिए मैं इंतज़ार करता था, मैं कब वापस आ जाऊँ, मैं कब ठीक हो जाए। 2 दिन बाद फिर आई मेरे को माँ मिलने के लिए, फिर बोलती मत मत हारना बेटा, सब कुछ लुटना दो, कुछ भी हो जाने दो, तू जिंदा है, तू ठीक है, ये मेरे लिए बहुत है, मेरे को किसी भी चीज़ से मेरे को परवाह नहीं है, तू वापस आ जा, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इससे बढ़कर मनोचिकित्सा कहाँ मिलेगी? आत्मबल बढ़ाने वाला मनोचिकित्सा एक माँ के अलावा कौन दे सकते हैं? ये है सबकॉन्शियस माइंड का चमत्कार। तो हमारे अंदर की उन भावनाओं को जगा देती है, हमारे आशा किरण को जगा देती है। जिसके अंदर ये आशा किरण जग गया, जिसके अंदर जीवन के प्रति कुछ मकसद बन गया, मुझे करना है, हासिल करना है, बच्चे पढ़ नहीं रहा तो भी उसके अंदर जब तक मकसद नहीं जगेगा, वो पढ़ाई का मकसद मतलब समझेगा भी नहीं, पढ़ाई में आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि हम सारे सुख सुविधा में दे रखे हैं बच्चों को, सारी चीज़ उनका निछावर कर देते, जो चाहे वो मांगे दे दिए, जो चाहिए, पैसे का हमारे कोई कमी नहीं है, फेंकते रहो। बच्चे पैसों के बल पर जी लेंगे, ऐसा कभी नहीं। बच्चे को निकम्मा बना रहे, कमजोर बना रहे, अपाहिज बना दे रहे। जब मेरे पिताजी का, मेरा 17 साल की उम्र मृत्यु हो जाता है, घर का जिम्मेदारी मेरे को सर में उठाना पड़ता है, तो अगर वैसे मैं भी पलता तो क्या मैं घर चल सकता था? मैं माँ के पीछे में खड़ा हो सकता था? नहीं हो सकता था। वैसे मेरे से कई लोग एकदम बचपन में पिताजी गुजर चुके हैं, पिताजी ऐसे कंडीशन में लोग पड़ गए कि ये मात्र सबकॉन्शियस माइंड का ही होती है। हमारे सोच में, हमारे विचार में जो विचार धारा बैठ गया, जो विचार बैठ गया और जो करने के मकसद हमारे अंदर स्थापित हो गया, उस मकसद के सामने सारे संसार के सारे ताकतें अपने घुटने टेकना ही पड़ेगा। वो सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है, उस पर काम करना है। रिलैक्सेशन में जाना है। सुबह जैसे नींद खुलती है तो तुरंत हम लोग उठने के जैसे ध्यान वगैरह जो करते हैं ना, इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन करना है। आध्यात्मिक ध्यान ये हमारे जीवन का सर्वोपरि है, उत्कृष्ट लक्ष्य भी है मोक्ष, लेकिन उस मोक्ष पाने के लिए हमारा तन मन तो स्वस्थ रखना है पहले। शरीरम करो धर्म साधनम, इस शरीर की साधन है शरीर। इस शरीर अगर साधन के रूप में उपयोग नहीं हुआ तो हम वो सारी चीज़ पाएंगे कैसा पाएंगे? इसके लिए सुबह जैसा नींद खुलती है ना, उस समय हमें करना है, बिस्तर से उतरने की जगह धीरे धीरे गहरी श्वास लेते रहना, छोड़ते रहना, धीरे धीरे लेते रहना, उस चीज़ को अनुभव करना, देखना। उस समय जो चीज़ें आप चाहते हो, जो चीज़ें आप विचार रखते हो, जो बनना चाहते हो, उन्हें विचारों को दोहराए। सबसे पहले सपना देखिए सबकॉन्शियस माइंड के लिए, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड उच्च स्तर पर रहता है उस समय, नींद जैसा खुलती समय, उसी समय उन विचारों को दोहराइए। और रात को सोने के समय, नींद में जाते हैं, उस समय अपने जीवन को कैसा रखना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, किस विषय में शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, उसे काल्पनिक जगत में उसका एक चित्र भी देख सकते हो, सपने देख सकते हो।
और इसके साथ साथ जब जागृत अवस्था में रहते हैं, जब योग निद्रा कर सकते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस सीख कर सकते हैं, ये करते समय या फिर रिलैक्सेशन सब ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते करते 100-200 बार ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते 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 सब विचारों के समय रिलैक्स हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, हेल्दी हो रहा हूँ, सारे सोचते सोचते मन थकेगी, कॉन्शियस माइंड थकेगी, धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड सोने लगेगा, सबकॉन्शियस माइंड जगने लग जाएगी। जब सीधा डायरेक्ट संबंध सबकॉन्शियस माइंड से होने लगेगा, जब तब उस सबकॉन्शियस माइंड को आपके अंदर जो विचारधारा बैठी हुई है जिसे आप वॉश आउट करना चाहते, डिलीट करना चाहते हैं, उससे डिलीट करें। मैं इस विषय से, इस विचार से बाहर निकल रहा हूँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए इन विचारों से मुक्त हो रहा हूँ, मैं हमेशा के लिए इस बीमारी से मुक्त हो रहा हूँ या हो रही हूँ। ऐसे विचारधारा दोहराते, फिर उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मक चिंतन को फिर उसमें आपको सेव करें। मैं हेल्थी हूँ, पहले से लाख गुना बेहतर हो रहा हूँ, दिन प्रतिदिन मेरी आरोग्य की स्थिति बदल रहा है, मेरे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन दिन प्रवर्धमान हो रहा है। इस तरह तो हमें मात्र इतने विचारधारा को हमें अपने माइंड में इंजेक्ट करते हुए सबकॉन्शियस माइंड की स्थिति को बदल सकते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, अगर व्यक्ति एंग्जाइटी न्यूरोसिस से पीड़ित है तो व्यक्ति मात्र 15 दिन में अपने सेल्फ हेल्प से ठीक हो सकता है। किसी डॉक्टर की कोई स्पेशलिस्ट की जरूरत ही नहीं है एंग्जाइटी के लिए, लेकिन उस एंग्जाइटी के कारण अरबों रुपया का बिजनेस हो जाता है। मनोबल टूटती है हमारे विचारों से, मनोबल बढ़ती है हमारे विचारों से। मानसिक ताकत तभी बनता है जब हमारे विचार सकारात्मक रूप से हो। और एक बात तो समझ में आ रही है, सिंपल सी बात, जो विचार हमारे मन में हम डिपॉजिट करते हैं वैसे ही हम बनेंगे। जैसा हम चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, जैसा रहना चाहते हैं, वैसा विचारों की स्थापित करना है हमारे मन मस्तिष्क में। अगर किसी भी विचार को सोने से पहले या जगने के तुरंत बाद 21 टाइम्स रिपीट करेंगे, वो विषय को कभी भूल नहीं सकते। किसी भी विषय को आप 21 बार दोहरा दीजिए, बार बार बार, तो 21 टाइम्स उसको मनन कर लीजिए, वो विषय कभी जिंदगी में व्यक्ति नहीं भूलेगा। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम का एक बेहतरीन सिस्टम है। वो न्यूरो मतलब न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, अपने नर्वस सिस्टम है। लिंग्विस्टिक मतलब अपने भौतिक सिस्टम है। न्यूरो मतलब मानसिक स्थिति है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम मन और शरीर को जोड़ने वाली प्रक्रिया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम होती है। इसके अंदर काफ़ी प्रैक्टिसेस करवाते हैं और सब प्रैक्टिसेस के द्वारा हमारे मनोविचारों को, मनस्थिति को बदलने के लिए। अगर एंग्जाइटी न्यूरोसिस से बच गया और सबकॉन्शियस माइंड को हमें आगे डेवलप कर लिया, स्वस्थ बना लिया, समझ लीजिए हमारे जीवन की सारी स्थितियां बदल जाएगी। स्वास्थ्य के विषय में भी सबकॉन्शियस माइंड को प्रेरित करना, सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक भूमिका में लेकर आना अनिवार्य है। इसीलिए हम लोग डांट देते क्या कि कोई परिवार बता रहे इसकी बीमारी कब ठीक हो ही नहीं सकता। पागल हो गए क्या? मेरे सामने सब डायरेक्ट ये शब्द मैं इस्तेमाल कर लेता, उम्र में छोटे हो बड़े में एकदम बख्शता नहीं है। पागल तो नहीं हो गए आप चाहते क्या हो? उनको ठीक करना चाहते हो कि हमेशा बीमार रखना चाहते हो? मेरे यही शब्द रहती है। उतना कठोर शब्द उन लोग सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी मूर्खता का शिखर छू लेते हैं। अरे कितने भी भयानक रोग से पीड़ित हो, इस रोग के क्या औकात है तुम्हें यहाँ से, हमसे, हमारे परिवार से तुम्हें छीनने का? हम तुम्हें पूरी ताकत झोंक देंगे, पूरी तरह ताकत लगा देंगे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमें तुम्हें बचा कर ही दम लेंगे। ये ताकत भरा हुआ शब्द क्यों नहीं निकलता लोगों से, मुंह से ये नहीं निकलता, जिस वजह से हम अपने साथियों को, अपने मित्र मंडली में, अपने हमारे परिवार में, इवन हमारे बच्चों को, माता पिताओं को तक वो हम हिम्मत नहीं दिला पाते, रोगों से बाहर निकाल नहीं पाते। सही ढंग से रोल अदा कर लिया ना, 50% इलाज हमारे घर से हो जाएगी, 50% इलाज जो बाहर से हो जाएगी। मन अगर ठीक हो गया, 90% बीमारी ऐसे खत्म हो जाएगी, 10% बीमारियां जो बनेगी उसका इलाज हो सकता है। लेकिन मन खराब है तो कितना इलाज होगी? मैंने कई पेशेंट्स को, मेरे पास 2 पेशेंट्स ऐसे थे, सारी चीज़ें कितना बीमारियां ठीक करके कंट्रोल कर लिया, तो कुछ ना कुछ अनबन हो जाती है घर में। दूसरा यहाँ हमारे कहाँ से समझ में आ जाता था कि इनका कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। लोगों को ये लगता है कि सारे बता दिए होंगे, वो बता दिएंगे, ये भ्रमित विचार। क्योंकि व्यक्ति को, हमें चिकित्सक के लिए कोई कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उसका चेहरे का हाव भाव देख के हम समझ जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। क्या हुई हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है।
चेहरा जो है मन का दर्पण है ना, चेहरा बता देती है। अगर चेहरा पढ़ना ही नहीं आता वो चिकित्सक कैसा बन सकता है? जिसका चेहरा पढ़ना नहीं आता तो काउंसलर कैसा बन सकता है? जिसका चेहरा पढ़ना ही नहीं आता तो इंसान कैसा बन सकता है? कोई भी चिकित्सक पहले इंसान बनता है पूरी रूप से। वो इंसानियत के नाते ही सारी चीज़ें समझने की कोशिश करता है। परिवार, किसी और का परिवार में जैसा भी माहौल रहता हो उसका हमें कोई मतलब नहीं थी। हमारे पास आने वाले पेशेंट को हमारे परिवार का सदस्य मानकर ही उनका इलाज करते हैं, तभी वो अपनापन आता है, तभी वो प्रेम उत्पन्न होती है, तब उसका एक करुणा वात्सल्य हमारे अंदर जागृत होती है। मेरे ने कोई भी चिकित्सक हो, उसे करुणा वात्सल्य के साथ ही उसका इलाज संभव हो सकती है। वो तो घर में जिस तरह का वातावरण है, समाज में जिस तरह का वातावरण, परिवार में जिस तरह का वातावरण मिलता है, वो वातावरण हम भी यहाँ भी देंगे तो व्यक्ति को कभी उसको ठीक नहीं कर सकते। यही अंतर है। लोग जो भी आते हैं तो कहीं भी जाते हैं तो अपने घर परिवार रिश्तेदार सबसे ज़्यादा हमारे जैसा कोई चिकित्सक को ज़्यादा प्रेम से देखते हैं, ज़्यादा मतलब सम्मान देते हैं, ज़्यादा गौरवशाली क्या बोलते हैं स्थिति को उन लोग अपने मन में रखते हैं। इसका कारण एक अपनापन के कारण। क्या ये अपनापन परिवार में नहीं मिल सकता? ये अपने बच्चों को नहीं देख सकते? ये अपना पति पत्नी आपस में नहीं दे सकते? अपने पति माता पिता को नहीं दे सकते? इतना गरीब हो जाते हैं लोग। इससे बड़ी गरीबी क्या हो सकती है? तो ये सारे चीज़ें, ये विचारधारा, चाहे परिवार का हो, हमका स्वयं का हो, किसी अन्य का हो, ये विचारधारा केवल और सबकॉन्शियस माइंड का दिशाहीनता ही कारण है। हमने एक मन में बैठा लिया ये व्यक्ति ठीक हो नहीं सकता, हमने मन में बैठा लिया मैं ठीक नहीं हो सकता, दूसरा कहे गोली मारिए, हम कुछ सोचता मैं ठीक हो ही नहीं सकता, ये दम लेकर ही छोड़ेगी, ये कैंसर मेरा अंत करके छोड़ेगी, ये आर्थराइटिस मेरा पूरा कचूमर निकाल देगी, और ये डायबिटीज का तो कोई जवाब नहीं। ऐसी विचारधारा ये सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। इसीलिए व्यक्ति जिंदगी भर बीमार पड़े रहते हैं। जितने भी दवाई चला लो, जितना भी चिकित्साएं कर लो, जितना भी थेरेपीज दे दो, कुछ भी कर, दुनिया के सारे अपना चिकित्साएं उनका उपलब्ध करवा दो, लेकिन बीमारी से बाहर निकल नहीं सकते। क्यों नहीं निकल सकते? मन खराब है, मन भ्रमित है, मन विचलित है, मन दूषित है, मन बीमार है। इसीलिए बीमारी को ठीक करना तो सबसे पहले मन को ठीक करना है, और मन को ठीक नहीं करने पर अभी जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति में ट्रैंक्विलाइजर दे देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट देते ही है, साथ में बिना पेशेंट को बताए दे देते हैं। मन को थोड़ा विचारधारा थोड़ा कमज़ोर होती है, कमज़ोर मतलब थोड़ा थम जाता है, लोग थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। इससे लोग बोलते दवाई खाते थे हमें ठीक है, दवाई छोड़ने के बाद फिर आ गया है। हम लोग क्या करते हैं, उस विचारधारा को बदलने का कोशिश करते हैं। समय आने पर आवश्यक मैंने हमारे लिए आवश्यक है, उनके लिए अनावश्यक हो तो परिवार वालों को बड़ा काउंसलिंग भी देकर हम इतना समय करते। लोगों को ये लगता है ऐसा कौन चिकित्सक परिवार को बैठा के काउंसलिंग करके इलाज करता है, उनको अजीब लगता है। ये तो ये कौन सा मूर्ख आ गया भैया, ऐसा चिकित्सा कर रहा हम लोग को बुला के। तो हम लोग को जयराम जी के करने का कोई रास्ता नहीं बचता, छोड़ना पड़ता है। लेकिन छोड़े करे कुछ भी करे, हम लोग करे ना करे अलग विषय है, लेकिन चिकित्सा का सिद्धांत यही है। हमें स्वस्थ रहने के लिए एकमात्र सिद्धांत जो है, हमें तन और मन को पूरी तरह स्वस्थ बनाना है। सबसे पहले मन को स्वस्थ बना लिए, शरीर स्वस्थ होने में ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। तो आने वाले समय ये भी प्रयास करेंगे, एक सेशन से भी लेंगे, रिलैक्सेशन कैसा करना है करवा के भी दिखा देंगे प्रैक्टिकली, ताकि हमें उन चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का तो बहुत लंबा विषय है, मैं बता रहा 10 दिन भी हो तो कम ही पड़ेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे वैज्ञानिक रूप से, मैंने वैज्ञानिक रूप से ज़्यादा नहीं समझाने की कोशिश नहीं किया, बताने की कोशिश नहीं किया, थोड़ा व्यक्ति को थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है पूरे मेडिकल लैंग्वेज और केमिकल लैंग्वेज का बताने के बजाय। कैसा कैसा ब्रेन में कैसे चेंजेस आती है, कैसा केमिकल में इम्बैलेंस आती है, वो इम्बैलेंस कैसे करना। हम न्यूरोथेरेपी से ब्रेन केमिकल्स को भी मैनेज करते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट हम मैनेज करते ही हैं, महीने भर में ठीक होकर चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ब्रेन स्वयं नहीं कर पा रही, हमने अपने शरीर से दूसरे अंगों से भी क्या कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रिएट करके उनको कंट्रोल कर देते हैं। लेकिन शाश्वत मुक्ति के लिए वातावरण को बदलना आवश्यक है। स्वयं के अंदर के वातावरण, घर का वातावरण हमें बदलना जरूरी है, या फिर उन वातावरण में एडजस्ट होने की एक दूसरा रास्ता मिलती है, तो इग्नोर करने की तीसरा रास्ता मिलती है। ऐसा करके हम अपने मन को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति को चाहे कुछ भी हो जाए, अपना मन को स्वस्थ रखना जरूरी है। उसे किसी भी कीमत पे अपने मन की स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हर रोगी के लिए यही एक संदेश होता है हमेशा, हर चिकित्सक के माध्यम से, अपने मन को स्वस्थ रखो, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए
प्रयत्न करो, ये दोनों कर लिया तो इलाज की आवश्यकता ही नहीं है। तो आज इतना ही। और कुछ प्रश्न हो तो हम 5 मिनट बाद में, थोड़ा लेट हुआ लेकिन फिर भी 5-10 मिनट में कुछ प्रश्न हो तो हम उसको बात करें। और क्लास सेशन कैसा लगा, फिर मेरे हिसाब से अपूर्ण है, ये पूरी तरह पूर्णता की ओर नहीं गया, काफ़ी चीज़ें बची हुई थी, लेकिन इतना जल्दी कंप्लीट होने वाले विषय है ही भी नहीं, काफ़ी गहरा विषय है। तो इतना कहकर हम अभी इस सत्र का विषय में अपना वाणी समाप्त करना चाहूँगा। और कोई प्रश्न हो तो ज़रूर हम 5-10 मिनट बात कर सकते हैं, बताइए। कोई बताइए। चंद्रशेखर जी, हाँ चंद्रशेखर जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। आप तो विश भी कर रहे हैं, बोलिए, कुछ बोलिए। आप भी तो, चंद्रशेखर जी जो है अपना ब्रह्म कुमारी परिवार से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ साधक है। इन्होंने तो ध्यान पर भी ज़्यादा इन लोग काम करते ही है ना। और प्रदीप जी हमारे एक बेहतरीन योग शिक्षक है। हाँ प्रदीप जी, आप अपना दर्शन दे दीजिए हमारी बाकी लोगों को, परिवार को। और ब्रह्मोदय जी धन्यवाद। और हमारी रंधावा दीदी जी, बताइए आप लोग को, जैसा सीनियर्स बुजुर्ग अपने अनुभव से बताइए, कोई त्रुटियां हुई हो या फिर कुछ क्या अच्छा लगा, तो 5 मिनट हम डिस्कशन कर लें। चलिए अपना। आपने आपने बहुत अच्छे से किया, कॉन्शियस मन और सब कॉन्शियस मन। थोड़ा सा मैं भी इसके बारे में रिसर्च कर रही थी पहले, अरे बहुत सुंदर। एंजाइटी के ऊपर। तो आप बिल्कुल सही बोले, और उससे हम कुछ बहुत सीख सकते हैं अगर हम सही से उसका प्रयोग करें। तो आपने बहुत अच्छा क्लियर बताया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका आशीर्वाद है। और गुरु जी, एक सवाल था। हाँ बोलिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। भावनात्मक पहलू को कौन सा ब्रेन देखता है, लेफ्ट ब्रेन की राइट ब्रेन? राइट ब्रेन। भावनात्मक को ना, राइट ब्रेन देखती है चल रही जी। और किसी प्रकार का प्रश्न या फिर संदेश? चलिए बोलने में संकोच नहीं करना, बोलने में कंजूसी नहीं करना है। जो भी लगा, जैसा भी लगा, अच्छा ना लगा तो भी चेहरे पे बता दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए धन्यवाद गुरु जी, अच्छा धन्यवाद। बहुत है, हम तो पहले बार अब इस चीज को जाने हैं। सबका माइंड और से अच्छा बताए। अच्छा, आगे और मौका मिलेगा तो इसके जरूर बताएंगे और हम अटेंड करेंगे। बिल्कुल ये तो रहेगा, मेरा प्रयास तो रहेगा ही। स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ मन जो स्वस्थ शरीर में रहती है, वास करता है। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, स्वस्थ मन के आधार पर ही स्वस्थ शरीर का निर्माण भी होता है। दोनों इंटरलिंक है, दोनों एक दूसरे से, तो पृथक अलग नहीं कर सकते। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी रोगी पूरी तरह मनोरोगी नहीं होता, पूरी तरह का शारीरिक रोगी भी नहीं होता। 100% मनोशारीरिक ही होती है। मन से शुरू होकर शरीर तक पहुंचती है, या तो शरीर से शुरू होकर मन तक पहुंचता है। अंत में दोनों मिक्स होकर एक परिवार के जैसा, एक ऐसा गाढ़ मित्रता के साथ दोनों मिलकर पेशेंट को परेशान कर देते हैं। चलिए, और कुछ? प्रदीप जी, हमारे योग शिक्षक जी भी हैं, और शरद भाई। एक मिनट रिजॉइन कर। You are muted because a lot of people are on this call. हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे? ये तो कोई प्रश्न नहीं तो फिर अपना विराम रख करें इसको, कुछ बात उत्तर रख सकते हैं जल्दी। हाँ शरद भाई, आप बताइए। शरद भी हमारे एक बेहतरीन योग शिक्षक है। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक, अभी आ रही है? ओके सर अब आई। हाँ शरद, शरद जब तो निकल गया क्या? ठीक है।
तो फिर मेरे को लगता है कोई विशेष प्रश्न नहीं है लग रहा, तो समाप्त करें यहाँ पे। हेमलता दीदी क्या कर रहे हैं? मैं बोली आगे भी इस टाइप की क्लास ली जाए, हम लोग तो अनभिज्ञ थे इन सब बातों से, बहुत प्रेरणा मिली सर। जी जी जी, जरूर जरूर, आपका आशीर्वाद हो, जरूर करेंगे आगे के लिए। बहुत सारी चीज़ें बची है अभी, जैसे शुरुआत है, यात्रा का शुरुआत हुई हम लोगों का, है ना। अगले संडे क्या राखी के पहले रहेगा क्या सर? नहीं नहीं, नेक्स्ट संडे मैं मंथली अभी 2 ही बार लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक वीक जो मैं घर के लिए कुछ जिम्मे होता है, इधर उधर आना जाना, सारी मार्केटिंग सारी चीज़ें उसको निपटा रहा है। एक सप्ताह उन चीज़ों से वैसे भी सब अधिकांशतः मतलब राखी के चलते बिजी भी रहेंगे, क्योंकि मंडे राखी है, आना जाना सब लगा रहता है। तभी 15 दिन में क्लास ले रहा हूँ, अभी अल्टरनेट संडेज को ले रहा हूँ। अभी टाइम भी आगे चल के तो चेंज करना देखते हैं, है ना। आपको सबको जैसा बनता है टाइम चेंज करना ठीक है, ये टाइम ठीक है, जैसा भी विचार बनता है वैसा करेंगे, ठीक है। तो फिर कोई डाउट्स तो नहीं है ना इस सत्र के विषय में, इस विषय सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के विषय में? डाउट नहीं है, आगे समझाएंगे तो फिर जानेंगे क्या क्या चीज पूछना है, क्या हमारे लिए तो पहले ही तो अच्छा जो चीज हम जान ही नहीं रहे थे हम तो। मनोविज्ञान बहुत बड़ा रहस्य है ये, जितना भी समझते जाएंगे, जितना भी पढ़ते जाएंगे, जितना भी स्टडी करते रहेंगे, उतनी गहराई में। आपको रोगियों को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, गलत ना समझिए, अपने घर से शुरू हो जाएगी रोगियों का संख्या। कहीं ना कहीं मन में, माने इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, अधिकांश लोगों में 99% लोग ऐसे कुछ ना कुछ मनोविकार से पीड़ित थे, किसी न किसी मनोविकार से। बीमारी होने की जरूरत नहीं है, कुछ मानसिक कमजोरियों से पीड़ित है। किसी को बोलने में कमजोरी, किसी को रोकने में कमजोरी, किसी को व्यवहार में कमजोरी, है ना। और किसी चीज़ से डर रहता है, किसी को कॉकरोच से डर है, किसी को मतलब क्या बोलते हैं, किसी कीड़े मकोड़े से डर है, तो किसी को इंसान से डर है, किसी को ऊंचाई से डर है, किसी को गहराई से डर है, किसी को अग्नि से डर है, किसी को वायु से डर है। भय तो हमारे जीवन का एक अंग बन गया। वो भय ही जो है बीमारी का बड़ा कारण बनता है। वो भय ही पूरा आपका इंश्योरेंस बिजनेस का भी बड़ा कारण है। वो भय ही हमारे जो भय के कारण हम जो जितना भी मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन हम अपने शरीर को उस लेवल पर तैयार नहीं करते कि हम खुद अपने शरीर के लिए इंश्योर कर सके, हम उसको गारंटी दे सके। वैसा अपना मन को बनाना, अपने शरीर को बनाना, अपने शरीर का गारंटी हम स्वयं दे सकें। कम से कम 5 साल को तो मात्र एक्सीडेंट विषय को छोड़कर, मृत्यु के लिए एक्सीडेंट एक बड़ा कारण होता है जो हमारे हाथ में नहीं रहता। एक्सीडेंट को छोड़कर सारे मृत्यु का कारण हम स्वयं बनेंगे, तो उनको हम सुधार लेंगे। एक एक्सीडेंट को छोड़ देंगे, तो कभी भी किसी को हो गया तो भरोसा नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट छोड़ दिया तो बीमारियों से मरना मतलब आप अपने जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का अपमान है। इन चीज़ों को हमको समझना होगा। योग इसी के लिए है। योग को भी लोग पूरी तरह नहीं समझ पाते, योग की गहराई से जीना भी नहीं जानते। औपचारिकता स्तर पर करते 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो काम निपटा रहे, भाग रहे, अधिकांश जगह यही चल रहा आजकल। तो योग को भी गहराई से जी नहीं पाते, योग को गहराई ही पता नहीं है, योग के मूल सिद्धांत पता नहीं। ऐसे भी लोग हैं, कुछ विशेष टीचर्स वगैरह कुछ लोगों को छोड़ के। तो ये तो जीने की कला है, जीवन जो है। तो योग भी सबका, महर्षि पतंजलि ने भी चित्त पर ही काम किया। योग चित्तवृत्ति निरोधः। महर्षि पतंजलि का सारे जो जितना भी योग दर्शन है वो सारे अपने चित्त पर ही है, अपने मन विचारों पर ही स्थापित है, पूरा उसे आधारित है। जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जो कह रही है उसको अपने महर्षि पतंजलि ने हजारों वर्ष पहले कह दिए। तो इस ऋषि मुनि का जो विज्ञान को हम नकार नहीं सकते। जो इतना ही आज यहाँ अपने वाणी को विराम दूंगा और सत्र को समाप्त करते हुए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वसुरशांतिर्भवतु। प्रणाम। ठीक है, फिर मिलते हैं हम सब, तब तक के लिए ओम।